हेलो डेवलपर्स। पाइथन का डे 4 है आज पाइथन सीरीज़ का। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक फाउंडेशंस। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फाउंडेशंस बेसिक्स आपको आने चाहिए। अगर उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक फाउंडेशंस आपको नहीं आते हैं तो क्या होगा कि जब आप कोड लिखते हो, आप प्रैक्टिकली आप जब कोड को लिखना शुरू करते हो, क्योंकि आपको बेसिक फाउंडेशन नहीं मालूम होता है, इसलिए आपको कोड समझ में नहीं आता है। तो ये वीडियो बिगिनर्स और फ्रेशर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। ये वीडियो लेंथी होने वाला है, 5-10 मिनट का वीडियो ये नहीं है। हो सकता है कि ये वीडियो 30 मिनट्स या उससे भी ज़्यादा जाए। तो अगर आपको फास्ट फॉरवर्ड देखना है तो आप स्पीड को भी इंक्रीज़ कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि हम क्या सीखने वाले हैं। तो पहले हम सीखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने तरीके के डेटा टाइप्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं पाइथन में और उनको किन तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अलावा टोकन्स क्या होते हैं, क्यों ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको किन पर्टिकुलर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आइडेंटिफायर्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, लिटरल्स, ऑपरेटर एंड पंक्चुएटर। ये सारे के सारे पर्टिकुलर टॉपिक्स मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसके अलावा अगर इस चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और उस कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। जितना आप लाइक और कमेंट करते जाएंगे, यूट्यूब का एल्गोरिथम दूसरे स्टूडेंट्स को इस वीडियो तक पहुँचाएगा। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। ये डेटा और इंफॉर्मेशन 2 चीज़ें एक ही है या अलग-अलग है? बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। अगर डेटाबेस के कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझाऊँ, क्या डेटा का जो डेफिनिशन होता है, वो होता है यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी बहुत सारे यूनिट्स, यानी कि बहुत सारे डेटा मिलकर एक इंफॉर्मेशन को बनाते हैं। जैसा कि एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, सचिन स्कोर 100। तो ये एक इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब ये है कि इस इंफॉर्मेशन के अंदर हो सकता है एक डेटा हो या एक से ज़्यादा डेटा हो। चलिए समझते हैं कि इसके अंदर कितना डेटा है। तो यहाँ पे हम 2 पर्टिकुलर डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, सचिन और 100। तो ये 2 डेटा हो गए हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को देखें कि सचिन और 100 2 इंडिविजुअल डेटा हैं और ये 2 अलग-अलग फॉर्मेट्स में हैं। फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि इन पर्टिकुलर जो भी डेटा है, उसको बताने का तरीका, उनको रिप्रेज़ेंट करने का तरीका क्या है? जैसा कि सचिन है, ये अल्फ़ाबेट्स में रिप्रेज़ेंट किया गया है और 100 जो है वो नंबर्स में रिप्रेज़ेंट किया गया है। ये आपका क्या हो गया? आप बोल सकते हो लेटर्स, और आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो, ये अल्फ़ाबेट्स हो गया। इसके अलावा 100 जो है ये एक नंबर फॉर्मेट में लिखा गया है। जभी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी जाती है और ये जो पर्टिकुलर डेटा होते हैं, जो जो वैल्यूज़ होते हैं, अगर इनको स्टोर करना होता है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, इन डेटा को कैटेगराइज़ किया जाता है, इनके टाइप्स बनाए जाते हैं, ताकि जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए से इस डेटा को प्रॉपर्ली हैंडल किया जाए और आगे जाकर इस डेटा को के साथ हमको कुछ काम करना हो, तो ईज़िली वो पर्टिकुलर काम हो जाए। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट जो पाइथन में है, वो इंट्रोड्यूस किया गया है 3 तरीके से, पर्टिकुलर टाइप्स में डिवाइड कर कर। बेसिक, एडवांस और लाइब्रेरी। बेसिक का मतलब ये होता है कि जैसा कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप डेटा को स्टोर करते हो, यहाँ पे भी डेटा को स्टोर कर रहे हो और एट ए टाइम कितने डेटा को आप स्टोर कर रहे हो? ओनली वन टाइप ऑफ पर्टिकुलर डेटा को। बेसिक डेटा का मतलब एक ही वक्त में आप एक ही डेटा को स्टोर कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे बेसिक डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल आपने एक डेटा ले लिया, आपने सचिन स्टोर किया, तो उसका मतलब आपने एक ही डेटा को स्टोर किया। आपने कोई नंबर स्टोर कर लिया 100, या फिर आपने ट्रू वैल्यू को स्टोर कर लिया, या फिर आपने कुछ बैटिंग का एवरेज निकाल लिया, आपने एवरेज निकाल लिया 52 पॉइंट समथिंग 89। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक ही वक्त में एक ही डेटा को आप स्टोर कर रहे हो। तो जब आप इस डेटा को स्टोर कर रहे हो तो एक इसका फॉर्मेट बनाया गया है। ये फॉर्मेट क्या है? अब इसको 3 चीज़ों में डिवाइड किया गया है। हो सकता है कि ये फॉर्मेट नंबर में हो सकता है कि ये जो आपने लिखा है वो अल्फ़ाबेट्स में हो सकता है कि ये जो डेटा है ये रिप्रेज़ेंट करे बूलियन डेटा को। बूलियन में क्या होता है, 2 ही डेटा होते हैं, या तो वो होता है ट्रू या तो वो होता है फ़ॉल्स। इसके अलावा कोई डेटा इसके अंदर नहीं आता है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, येस और नो के हिसाब से। यानी कि अगर ये सही है तो क्या हम इसका रिज़ल्ट डिस्प्ले करें? अगर ये फ़ॉल्स है तो इसका क्या यानी कि हम
मैसेज इसका डिस्प्ले करें। बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, वेबसाइट होते हैं, वहाँ पे मैसेजेस चेंज होते रहते हैं, स्विच होते रहते हैं। एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से समझते हैं कि एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, वहाँ पे मैसेज बता रहा है कि एडमिशन्स आर ओपन और एडमिशन्स आर क्लोज्ड, और ये 2 ही मैसेजेस आ रहे हैं, ओपन एंड क्लोज़। तो वहाँ पे क्या होता है, डेटा को स्विच करने के लिए, जो मैसेजेस को स्विच करने के लिए, जो वैल्यूज़ को वहाँ पे ऐड किया जाता है, वो बुलियंस होते हैं। अगर ट्रू हो तो ये मैसेज आ जाए, फ़ॉल्स हो तो यहाँ वहाँ पे मैसेज आ जाए। इंटरनली वहाँ पे कोई एक एप्लीकेशन बना दी जाती है, वहाँ पे एक एडमिन पैनल बना दिया जाता है और वहाँ पे चेक मार्क्स उनको दिए जाते हैं कि अगर आप ये चेक वैल्यू को चेक करते हो तो ये मैसेज आ जाएगा। अगर यहाँ पे ये वैल्यू को चेक कर लो तो आपको जो आउटपुट होगा वो वहाँ पे मैसेज आपका चेंज हो जाएगा। इस तरीके से बहुत से सिनेरियोज़ होते हैं जहाँ पे येस और नो को के जो मैसेजेस होते हैं, स्विच जो मैसेजेस होते हैं, 2 ही रिज़ल्ट होते हैं, उसको इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ के ज़रिए से रिप्रेज़ेंट किया जाता है। ठीक है? चलिए समझते हैं नंबर के बारे में। नंबर क्या होते हैं? जैसे कि 100 हो गया, 52.89 हो गया। अब ये 2 तरीके के नंबर्स हो गए हैं। यहाँ पे एक नंबर हो गया है नंबर विथ डेसिमल वैल्यू, एक आपका हो गया है नंबर विथआउट डेसिमल वैल्यू। हो सकता है आपने जो नंबर स्टोर किया है वो डेसिमल के साथ हो सकता है आपने जो नंबर स्टोर किया है वो विथआउट डेसिमल हो। अगर आपने विथआउट डेसिमल के कोई वैल्यू को स्टोर किया है तो वो आपकी इंटीजर डेटा टाइप कहा जाएगा। अगर आपने डेसिमल के साथ अगर कोई पर्टिकुलर डेटा को स्टोर किया है तो वो फ्लोट के साथ समझा जाएगा। तो हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं कि आपने कोई डेटा स्टोर करा जैसा कि 15 या फिर हो गया 56 या फिर हो गया 88 समथिंग, तो यहाँ पे कोई डेसिमल वैल्यू नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर डेटा है वो इंटीजर में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर आप इसी पर्टिकुलर नंबर्स के साथ कोई डेसिमल को ऐड करते हो जैसे कि 15 पॉइंट मैंने 23 ले लिया या फिर 56 पॉइंट समथिंग मैंने यहाँ पे 74 ले लिया या फिर 88 पॉइंट समथिंग मैंने 3 समथिंग 8 ले लिया। तो अब इसका मतलब ये होगा कि इसके साथ कोई डेसिमल वैल्यू भी है। तो ये जो पर्टिकुलर डेटा होगा वो फ्लोट में कंसीडर किया जाएगा। नंबर में 2 पर्टिकुलर डेटा टाइप्स हैं, एक है इंटीजर, एक है फ्लोट। इंटीजर का मतलब ये होता है कि आप जो डेटा को स्टोर कर रहे हो उसके अंदर कोई डेसिमल वैल्यू नहीं आएगी। अगर अगर कोई डेसिमल वैल्यू आ जाती है तो उस डेटा को हम फ्लोट बोलेंगे। क्लियर हो रहा है? अगर आपको कुछ डाउट आ रहे हैं, तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छी तरीके से ये वीडियो समझ में आ रहा है, तब भी कमेंट करके मुझे एप्रिशिएट कीजिए। नेक्स्ट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में चलते हैं, वो है अल्फ़ाबेट्स। अगर आपने कोई डेटा को स्टोर किया है, जहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स आते हैं, तो उसको एक ही फॉर्मेट में हम स्टोर करेंगे, स्ट्रिंग। ओके? अगर आप कोई भी सिंगल लेटर को स्टोर कर रहे हो या फिर मल्टीपल लेटर्स स्टोर कर रहे हो या फिर हो सकता है आपने एक वर्ड स्टोर किया है या फिर आपने कोई सेंटेंस आपने बनाया है या फिर आपने मल्टीपल लाइंस लिखे हैं, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएँगे आपके स्ट्रिंग में ही कंसीडर किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सीखी है जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा या आपने सुना होगा कि वहाँ पे क्या होता है कि ये जो अल्फ़ाबेटिकल का जो डेटा होता है अल्फ़ाबेट्स फॉर्मेट में, वहाँ पे क्या होता है कि 2 चीज़ों में डिवाइड होता है कैरेक्टर और स्ट्रिंग। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है, पाइथन में एक ही फॉर्मेट दिया गया है, उसका नाम है स्ट्रिंग डेटा टाइप। यानी कि अगर आप कोई एक लेटर स्टोर कर रहे हो या एक से ज़्यादा लेटर स्टोर कर रहे हो, आप कोई एक लाइन लिख रहे हो या एक से ज़्यादा लाइन लिख रहे हो, सारे के सारे पर्टिकुलर चीज़ें एक ही डेटा टाइप के अंदर कंसीडर्ड होंगे, उसका नाम होगा स्ट्रिंग डेटा टाइप। क्लियर गाइस? तो ये आपके बेसिक डेटा टाइप्स हो गए। इसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स हैं। एक होता है आपका इंटीजर, तो जहाँ पे कोई पर्टिकुलर डेसिमल वैल्यू नहीं आएँगी, सिर्फ़ आपके नंबर्स होते हैं। अगर आपने कोई डेसिमल वैल्यू ऐड कर दिया, तो वो फ्लोट के अंदर कंसीडर होगा। इसके अलावा आपने कोई अल्फ़ाबेट्स स्टोर किया, तो वो स्ट्रिंग के अंदर होगा। अगर आप कोई भी डेटा को ट्रू और फ़ॉल्स से रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, तो वो बूलियन में कंसीडर किया जाएगा। तो ये आपके बेसिक डेटा टाइप्स हो गए। जहाँ पे आप एक एक पर्टिकुलर एक ही वक़्त में एक ही डेटा को स्टोर कर रहे हो, तब आप कौन-सा डेटा टाइप यूज़ करोगे? बेसिक डेटा टाइप। अगर आपको एक ही वक़्त में एक से ज़्यादा डेटा को स्टोर करना है, चाहे वो सेम टाइप हो या फिर मिक्स टाइप हो, तो जब आप एडवांस में जाएँगे, तो एडवांस में आते हैं लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरीज़। तो आगे जाके जब हम इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएँगे, तो ये एडवांस डेटा टाइप कब यूज़ होंगे? जब आप एक ही वक़्त में एक से ज़्यादा पर्टिकुलर डेटा को स्टोर कर रहे हो। जब आप क्या यूज़ करोगे? आप एडवांस डेटा टाइप्स यूज़ करोगे। अगर आपको सी लैंग्वेज आती है तो वहाँ पे हम स्ट्रक्चर और यूनियन का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे ना, इसी तरीके से होता है।
ठीक है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है लाइब्रेरीज। यहाँ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइब्रेरीज भी दिए गए हैं। उन लाइब्रेरीज की हेल्प से कुछ आप एडिशनल पर्टिकुलर डेटा को भी स्टोर कर सकते हो, जैसे कि अरे फॉर्मेट हो गया, सीरीज फॉर्मेट हो गया, डेटा फ्रेम कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये कुछ एडिशनल डेटा टाइप्स है जो आप लाइब्रेरीज की हेल्प से आप इसको यूज कर सकते हो और डेटा को स्टोर कर सकते हो, डेटा को प्रोसेस कर सकते हो। जो भी हाई लेवल फाइल्स होती हैं, एक्सेल फाइल्स होती हैं, उनको आपको हैंडल करना है, वहाँ से डेटा उठाना है या फिर आपके कोड में जो डेटा है, वहाँ पे उसको भिजाना है। तो ये सारी चीज़ें लाइब्रेरीज़ की हेल्प से की जाती हैं। तो आगे जाके लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं, किस तरीके से हम खुद के लाइब्रेरीज़ बना सकते हैं या फिर कोई कोई लाइब्रेरी है उसको हमको एक्सेस करना है और वहाँ पे कुछ हमको डेटा को स्टोर करना है, उस डेटा से कुछ काम करना है। तो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और इसके ऊपर हम प्रोजेक्ट्स भी करेंगे आगे जाकर। ठीक है? तो अभी सिर्फ इतना समझिए कि 3 तरीके से हम डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। एक हो गया बेसिक, एक हो गया एडवांस और एक हो गया लाइब्रेरी। बेसिक मतलब कि एक ही वक़्त पे एक ही डेटा स्टोर किया जा रहा है। एडवांस का मतलब ये होता है कि आप एक वक़्त में एक से ज़्यादा डेटा को स्टोर कर रहे हो। हो सकता है कि सारा का सारा डेटा एक ही फॉर्मेट में हो, यानी कि सारे के सारे स्ट्रिंग हो, सारे के सारे इंटीजर हो, सारे के सारे फ्लोट हो। हो सकता है कि ये डेटा मिक्स हो, यानी कि कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज़ आ गए, कुछ उसके अंदर इंटीजर आ गए, कुछ उसके अंदर फ्लोट आ गए, कुछ बूलियन वैल्यूज़ हो गए, इस तरीके से भी हो सकता है। तो वो एडवांस में कंसीडर किए जाएँगे। अब कुछ लाइब्रेरीज़ होते हैं, उसमें हमको डेटा को हैंडल करना होता है, जैसे कि आपको कुछ एनालिटिक्स का काम करना है या आपको आपको डेटा विजुअलाइज़ेशन का काम करना होता है या फिर एक्सेल से डेटा एक्सेस करना होता है या आपका डेटा एक्सेल को भिजाना होता है। तो इस तरीके से कामों में क्या होता है कि आपको लाइब्रेरीज़ यूज़ करनी होती हैं, जहाँ पे आपको एडिशनल फ़ॉर्मूलेज़ आपको रेडीमेडली दिए जाते हैं। आपको ज़्यादा कोड लिखना नहीं होता है, उन लाइब्रेरीज़ की हेल्प से आपको रेडीमेड कोड आपको एक्सेस हो जाता है और आपको डेटा हैंडल करना ईज़िली हो जाता है, आपके काम आसान हो जाते हैं। तो आगे जाके इस पे हम अलग से वीडियो बनाएँगे और इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। ठीक है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं लाइब्रेरीज़, आगे जाके इस पे वीडियोज़ भी बनेंगे। ठीक है? अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट का नाम है टोकेन्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोकेन्स का कॉन्सेप्ट होता है। इसलिए होता है कि टोकेन्स को बोला जाता है रूल्स और गाइडलाइंस ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बोलेंगे हमको? रूल्स और गाइडलाइंस ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टोकेन्स का मीनिंग ये है कि रूल्स और गाइडलाइंस। एग्जाम्पल के जरिए से इसको समझते हैं कि जैसा कि क्रिकेट एक पर्टिकुलर स्पोर्ट हो गया। अगर आपको क्रिकेट खेलना है, तो क्या आना चाहिए? आपको उसके रूल्स मालूम होना चाहिए, उसके आपको गाइडलाइंस मालूम होना चाहिए। अगर मुझे क्रिकेट नहीं मुझे खेलना है लेकिन मुझके रूल्स नहीं मालूम है और मैं खेल रहा हूँ, ओके? अगर कोई बोल रहा है कि आउट है या नॉट आउट है, तो किस बेसिस पे हम उसको डिसाइड करेंगे? एक बैट्समैन बोल रहा है कि आउट है, एक बॉलर बोल रहा है कि वो नो नॉट आउट है, तो किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे कि आउट है या नॉट आउट है? ओके? अगर 4 गया है, 6 गया है या रन आउट हुआ है या व्हाइट बॉल है या नो बॉल है, किस तरीके से ये चीज़ें डिसाइड होंगी? तो ये सारे के सारी चीज़ें डिसाइड होगी गाइडलाइन से और रूल्स से। अगर गाइडलाइंस रूल्स नहीं है तो आप क्रिकेट मैच को खेल ही नहीं सकते। अगर क्रिकेट मैच में कोई फॉर्मेट भी आता है, तो जभी भी एक रूल्स डिसाइड होते हैं कि कितने ओवर्स डाले जाएँगे, 1 ओवर्स के अंदर कितने बॉल्स होंगे और कितने बॉलर्स आप मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं और वो बॉलर्स कितने ओवर्स भी डाल सकते हैं। ये सारे के सारे रूल्स एंड गाइडलाइंस हमको जब तक मालूम नहीं होंगे तो एक प्रॉपर हम मैच भी नहीं खेल सकते हैं, राइट? इसी तरीके से अगर हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करना चाहते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना चाहते हैं, कौन-सा कॉन्सेप्ट कब यूज़ होगा, इन्हीं चीज़ों को डिसाइड करने के लिए टोकेन्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर आपको कोई डेटा को स्टोर करना हो, कोई फ़ॉर्मूलाज़ बनाने हो, आपको कोई लाइन्स ऑफ कोड को फिर से रीयूज़ करना हो, कोई एक फ़ाइल है आपकी, उस फ़ाइल को आप दूसरे फ़ाइल के साथ यूज़ करना चाहते हो, तो ये सारे के सारे चीज़ें किस तरीके से करेंगे? ये सारे के सारे टोकेन्स की हेल्प से ही होंगे, मतलब कि रूल्स एंड गाइडलाइंस के हिसाब से ही होंगे। ठीक है? तो टोकेन्स को 5 चीज़ों में डिवाइड किया गया है, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। तो सबसे पहले जो हम यूज़ करेंगे वो आइडेंटिफायर का कॉन्सेप्ट होगा। पहले ये समझते हैं कि आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफायर का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए। क्या आइडेंटिफ़ाई करेंगे हम प्रोग्रामिंग में? जैसा कि अगर आप देखेंगे कि आप एक सिग्नल पर हैं, उस सिग्नल पर रेड लाइट आ गया, इसका मतलब आपको क्या आइडेंटिफ़ाई हो रहा है? ग्रीन लाइट आ गई, इसका मतलब आपको क्या आइडेंटिफ़ाई हो रहा है? मतलब आपको एक मैसेज पास हो रहा है, राइट? इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको जो भी चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करनी है, आप क्या आइडेंटिफ़ाई करोगे? एग्ज़ाम्पल, आपने कुछ डेटा को स्टोर किया है या फिर आपने क्या है
आपने एक फार्मूले को क्रिएट किया है, ओके? या फिर आपने कुछ लाइन्स ऑफ कोड लिखा है और इस कोड को आप रन करना चाहते हो, ओके? इसको आप रन करना चाहते हो या तो फिर इसको आपको रीयूज़ करना चाहते हो या फिर आपने कुछ एक फ़ाइल बनाई है, इस फ़ाइल को दूसरी फ़ाइल के साथ आप एक्सेस करना चाह रहे हो, राइट? तो ये चीज़ें किस तरीके से आइडेंटिफ़ाई की जाएँगी? तो ये आइडेंटिफ़ाई किए जाएँगी नाम के ज़रिए से। यानी कि जो भी आप कोड लिख रहे हो, अगर उस कोड को फिर से रीयूज़ करना हो, आपने कुछ डेटा आपने आपने लिखा है वहाँ पे और उस डेटा को स्टोर करना हो और फिर से उस डेटा को रीयूज़ करना हो, आपने कुछ फ़ॉर्मूला बनाया है, उस फ़ॉर्मूले को रीयूज़ करना हो, आपने कुछ फ़ाइल बनाई है, उस फ़ाइल को यूज़ करना हो, तो ये किस तरीके से आइडेंटिफ़ाई होंगे? वो आइडेंटिफ़ाई होंगे नेम के ज़रिए से। तो आइडेंटिफ़ायर का मतलब क्या होता है कि आप एक नाम दे रहे हो और उस नाम को आप फिर से रीयूज़ कर सकते हो और नाम क्यों दे रहे हो? आपको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिटी है, हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, आगरा हो गया, चेन्नई हो गया। तो ये नाम के ज़रिए से ही आइडेंटिफ़ाई हो गया। अगर इनके नाम नहीं है, तो आइडेंटिफ़ाई करना मुश्किल हो सकता है। इसी तरीके से अगर आइडेंटिफ़ायर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो आपने डेटा कहाँ स्टोर किया, किस नाम से स्टोर किया, किस तरीके से आप उसको यूज़ करेंगे, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी। इसीलिए आइडेंटिफ़ायर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपली आइडेंटिफ़ायर किस लिए यूज़ किया जाता है? ये एक होता है आपका यूज़र डिफाइंड नेम, ओके? So this is nothing but this is a user defined names. ओके, यूजर डिफाइन, यूजर मतलब कि आप यूजर हो, आप कोडर, प्रोग्रामर, आप डेवलपर, आप यूजर हो और आप क्या कर रहे हो, आप नेम बना रहे हो, आप नेम डिफाइन कर रहे हो ताकि आप फिर से उस चीजों को यूज कर सकें। जब भी आप इस नेम्स को दे रहे हो तो आप डायरेक्टली कुछ भी नाम दे सकते क्या? नहीं, आंसर रॉन्ग है, आप कुछ भी नाम नहीं दे सकते हैं। इसके लिए कॉन्सेप्ट बनाया गया है नेमिंग रूल्स। नेमिंग रूल से ये डिसाइड किया जाता है कि जो आपने नाम दिया है ये वैलिड है या इनवैलिड है, ठीक है? तो रूल्स क्या है? आप जो भी नाम दे रहे हो, नेम क्या होना चाहिए? एक वर्ड के अंदर ही नाम होना चाहिए। नेम शुड बी इन वन वर्ड। ऐसा नहीं है कि आपने एक नाम दे दिया जॉन स्पेस सीना, तो ये कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि जब आप इस नाम को देते हो तो यहाँ पे स्पेस आ गया। स्पेस का मतलब आपका प्रोग्राम समझेगा कि 2 नाम आप एक ही साथ दे रहे हो तो आपका प्रोग्राम कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि मैं क्या करूँ और वो वहाँ पे एरर बता देगा। ठीक है? तो आपको एक ही वर्ड में आपका नाम देना चाहिए। सेकंड चीज़ होता है आप कोई भी नाम दे सकते हो, मगर आपको मेक श्योर होना है कि जो आपने नाम दिया हुआ है, नेम शुड नॉट बी स्टार्ट विथ नंबर्स। तो ये नंबर्स के साथ स्टार्ट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप जो भी नाम दे रहे हो आप दे सकते हो, मगर आपको मेक श्योर होना है कि आपने जो नाम दिया है, वो नाम कोई स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट ना हो। इसमें हम एक ही स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट ऑफ अंडरस्कोर। ये जो सिंबल आता है अंडरस्कोर का, इसी को हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इस तरीके से दे दिया अंडरस्कोर जॉन, तो ये वैलिड हो जाएगा। लेकिन आपने कुछ और दे दिया, हैशटैग जॉन आपने दे दिया, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। आपने दे दिया ओके परसेंटेज डॉन, तो अगेन ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है? आपने कुछ नंबर दे दिया 1 2 3 जॉन, तो अगेन ये इनवैलिड हो गया। आप नाम के बाद आप लगा सकते हो। आपने जॉन 1 2 ऐसा कुछ लगा दिया, तो ये वैलिड हो जाएगा। ठीक है? कुछ डाउट आ रहा है, कन्फ्यूजन हो जा रहा है तो आप कमेंट कीजिए। तो ये रूल्स हैं। इसके अलावा एक और रूल है, नेम ओनली स्टार्ट विथ अल्फाबेट्स एंड अंडरस्कोर। बस यही चीज़ों से आप नाम को स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा और एक रूल है, इंपॉर्टेंट रूल, नेम शुड नॉट बी ए कीवर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और चीज़ है बिल्ट इन फंक्शंस। तो ये आगे बात करेंगे हम। अभी के लिए बस इतना ही समझिए, नेम शुड नॉट बी ए कीवर्ड। तो कीवर्ड क्या चीज़ होती है? ये तो आइडेंटिफायर आपको समझ में आ गया कि आप कुछ नाम दे रहे हो, आप खुद से कुछ नाम को असाइन कर रहे हो। तो हियर और एक चीज़ लिख देता हूँ, हियर यू आर असाइनिंग द नेम। तो इसका मतलब ये होता है। कीवर्ड का मतलब ये होता है कि नेम जो ऑलरेडी असाइन्ड है। कीवर्ड का मतलब होता है ऑलरेडी असाइन्ड नेम्स और इसका मतलब ये भी आप इस तरीके से फिक्स्ड नेम। मतलब कि जो नाम ऑलरेडी दिए गए हैं, मगर कौन दिए नाम ये? ये नाम प्रोग्रामर्स ने दिए। कौन से प्रोग्रामर्स ने? जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया है। तो हम पाइथन की
सीख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पाइथन को जिसने बनाया है, उन्होंने कुछ नाम ऑलरेडी दिए हुए हैं। उन्होंने कुछ नाम को रिज़र्व्ड कर दिया है। इसको इस तरीके से बोल सकते हो रिज़र्व्ड वर्ड्स और रिज़र्व्ड नेम्स। क्यों रिज़र्व्ड किया? क्यों उन्होंने कुछ नाम दे दिए? एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं। कि अगर क्रिकेट है, वाइड बोल के एक नाम दिया गया है, नो बॉल बोल के नाम दिया गया है, 4 बोल के नाम दिया गया है, 6 बोल के नाम दिया गया है, एलबीडब्ल्यू बोल के दिया गया है, रन आउट बोल के दिया गया है, ठीक है? तो ये नाम क्यों दिए गए हैं? प्री हिट नाम दिया गया है। तो ये नाम क्यों दिए गए हैं? हर एक नाम का एक स्पेसिफिक मीनिंग है। अगर समझिए कि बैट्समैन 4 मारता है और एम्पायर इस तरीके से क्या कर रहा है, वो उँगली उठा रहा है, तो उसके मीनिंग क्या होंगे? क्या समझेंगे प्लेयर्स? इसका मतलब प्लेयर्स समझेंगे कि ये तो आउट हो गया। लेकिन बैट्समैन ने तो 4 मार दिया। अब ये आउट किस तरीके से हो इस तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपने नेम दे दिया गया है, कि अगर ये जो सिंबल्स है, अगर ये जो नेम्स हैं, तो इसके ज़रिए से क्या मतलब होगा कि प्लेयर्स को समझ में आएगा कि ये क्या हुआ है, क्या एक्शन हुआ है। इसी तरीके से जब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, तो आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते हैं, जैसा कि 4 6 ओके, रन आउट, एलबीडब्ल्यू, ये सारी चीज़ें होती हैं क्रिकेट में। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसा कि कंडीशंस हो गया, लूप्स हो गया, फंक्शंस हो गया, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट है। आपने क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया? प्रोग्रामिंग में आपने कुछ कोड लिखा। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे समझ में आ जाए कि आपने कंडीशन लिखी है, आपने लूप लिखा है, आपने कोई फंक्शन यूज़ किया है, आपने कोई फाइल को एक्सेस किया है। किस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मालूम हो जाए कि आप क्या कर रहे हो आप? कैसे उसको मालूम होगा? जैसे क्रिकेट में जो सिंबल्स है ना, अगर नो बॉल का सिंबल है, वाइड का सिंबल है, एलबीडब्ल्यू का सिंबल है, बाई का सिंबल है, तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कुछ नाम दिए गए हैं, हम उसी को बोलेंगे कीवर्ड्स। अगर एग्जांपल के ज़रिए से मैं लिखता हूँ कि अगर किसी ने इफ लिख दिया, किसी ने डेफ लिख दिया, किसी ने क्लास लिख दिया, किसी ने लिख दिया फॉर लिख दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका प्रोग्राम समझेगा कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इसने यहाँ पे यूज़ किया है। फॉर एक अलग कॉन्सेप्ट के लिए यूज़ किया जाता है, क्लास एक अलग कॉन्सेप्ट के लिए यूज़ किया जाता है, डेफ एक अलग कॉन्सेप्ट के लिए यूज़ किया जाता है, इफ अलग कॉन्सेप्ट के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप अगर आप एक कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो, जहाँ पे फॉर यूज़ किया जाता है, वहाँ पे आपने क्लास लिख दी या फिर आपने डेफ लिख दिया या फिर आपने इफ लिख दिया, तो आपका प्रोग्राम कन्फ्यूज़ हो जाएगा। जैसा कि अगर एक बैट्समैन ने 4 मार दिया और अचानक एम्पायर ने उँगली उठा दी, तो सारे के सारे प्लेयर कंफ्यूज हो जाएँगे, अरे! ये तो बैट्समैन ने 4 मार दिया, एम्पायर कहीं को ऐसा आउट का सिंबल दे रहा, जबकि कोई आउट होने का वहाँ पे कोई मीनिंग ही नहीं है वहाँ पे। ना ही बॉल नो बॉल है, ना ही जैसे कोई पर्टिकुलर बॉल ने विकेट को लगी है, ना ही किसी ने कैच पकड़ा है, अब आउट कैसा दे दिया इसने? इसी तरीके से जब आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हो, तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहे वो आप लूप कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो, कंडीशंस यूज़ कर रहे हो, फंक्शंस यूज़ कर रहे हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे हो, फाइल हैंडलिंग यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर जो कीवर्ड होता है, वहाँ पे आपको मेंशन करना होता है। क्यों मेंशन करते हैं? ताकि आपके प्रोग्राम को समझ में आ जाए। ताकि दूसरे डेवलपर्स को भी समझ में आ जाए कि आपने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया है और इस बेसिस पे आपका प्रोग्राम यहाँ यहाँ पे एक्शन लेगा। इज़ इट क्लियर गाइस? आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए। ठीक है? तो ऐसे टोटल 35 कीवर्ड्स हैं जो प्रोग्रामिंग पाइथन प्रोग्रामिंग में ऐड किए गए हैं। हर एक पर्टिकुलर कीवर्ड का एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीज़न है। इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर हम यहाँ पे सारे के सारे जो हमारे कीवर्ड्स हैं, उसके ऊपर वीडियोज़ बनाएँगे और इस वीडियोज़ के ज़रिए से हम समझेंगे कि ये पर्टिकुलर कीवर्ड को हम कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है? तो आगे जाके वीडियोज़ में प्रैक्टिकली हम इन चीज़ों को समझेंगे। नेक्स्ट चीज़ आ गई लिटरल्स, मतलब कि ये जो वर्ड्स है, कीवर्ड्स हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जितने भी 35 कीवर्ड्स हैं, इसको आप यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स के ज़रिए यूज़ नहीं कर सकते हो, बल्कि ये ऑलरेडी फिक्स्ड है, इसको फिर से आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप फिर से आप कुछ यहाँ पे डेटा को स्टोर कर रहे हो, वहाँ आपने डेफ नाम लिख दिया आपने, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ये कीवर्ड्स को आप जो आप आइडेंटिफाई एज़ अ आइडेंटिफायर आपको यूज़ करना है, वहाँ पे आप यूज़ नहीं करोगे। आइडेंटिफायर कब यूज़ किए जाते हैं? जहाँ पे आपको खुद का नाम देकर आपको कुछ स्टोर कराना हो। आपने डेटा स्टोर किया, आपने फ़ॉर्मूला यूज़ किया स्टोर किया, आपने कोड स्टोर किया, आपने फाइल स्टोर किया, इस तरीके से। और वहाँ पे आप एक नाम देते हो ताकि आपको आइडेंटिफ़ाई हो। ठीक है? ये डिफरेंसेस है आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स के। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर।
लिटरल्स। लिटरल्स के मीनिंग क्या होते हैं? लिटरल्स का मतलब ये होता है ये एक वैल्यू है जो स्टोर की जाती है। ओके, ए वैल्यू विच इज गोइंग टू बी स्टोर। ओके, और ये स्टोर कहाँ पे होती है? विच इज गोइंग टू बी स्टोर। ओके, अब ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, एग्जाम्पल। ये इंटीजर भी हो सकती है, ये फ्लोट भी हो सकती है, ये स्ट्रिंग भी हो सकती है। कोई भी ये पर्टिकुलर वैल्यू हो सकती है या फिर ये बुलियन वैल्यू भी हो सकती है। लेकिन जब आप इस चीज़ों को आप स्टोर करोगे तो कहाँ स्टोर करोगे? वो आप स्टोर करोगे वेरिएबल। तो वेरिएबल को किस लिए यूज़ किया जाता है? टू स्टोर द डेटा। तो अगर आपको डेटा को स्टोर करना हो तो वहाँ पे वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होगा। तो वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल इज़ अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर। इट्स ए टाइप ऑफ आइडेंटिफायर। मतलब कि आपका इसका मतलब ये होगा कि वेरिएबल इज़ अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आप यहाँ पे कुछ स्टोर कर रहे हो। मतलब मैं अभी आपको मैंने बोला ना कि आपने कुछ डेटा स्टोर करना है, आपको फार्मूला स्टोर करना है, आपको लाइन्स ऑफ कोड स्टोर करना है, तो वो आइडेंटिफायर के अंदर आ जाएगा। तो वेरिएबल भी क्या है आपका? ए टाइप ऑफ आइडेंटिफायर है। इसका मतलब आपने यहाँ पे नाम देना है। तो मैं समझो यहाँ पे नाम दे रहा हूँ मैं, प्लेयर नेम इक्वल्स टू सचिन। ओके, तो यहाँ पे एक नाम दे दिया मैंने, या फिर इस तरीके से ए इक्वल्स टू यहाँ पे इस तरीके से 100 मैंने स्टोर किया, या बी इक्वल्स टू समथिंग, बी इक्वल्स टू समथिंग 23.89, इस तरीके से मैं कुछ भी स्टोर कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो प्लेयर नेम हो गया या ए हो गया या बी हो गया, ये कहाँ पे कंसिडर होंगे? ये आइडेंटिफायर नेम के अंडर कंसिडर्ड होंगे। तो वेरिएबल भी क्या है आपका? ए टाइप ऑफ आइडेंटिफायर है। कितने तरह के आइडेंटिफायर हैं आपके पास? वेरिएबल्स आपके टाइप ऑफ आइडेंटिफायर में आता है। मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर। तो वेरिएबल है जहाँ पे आप डेटा को स्टोर कर रहे हो, फार्मूलाज भी आप स्टोर कर रहे हो। ओके, इसी तरीके से आपका आता है फंक्शन, जहाँ पे आपने कोड स्टोर किया है। फाइल भी हो सकती है जहाँ पे आपने कोड को स्टोर किया है। इसी तरीके से आप क्लासेस के नाम भी देते हो, इसको हम बोल सकते हैं फाइल और मॉड्यूल, और आप इसको हम लाइब्रेरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो कोई आप कंफ्यूज ना हो आपको। ठीक है, तो जहाँ पे भी आप नाम दे रहे हो, कुछ स्टोर कर रहे हो, वो टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर के जरिए आ जाएगा। तो वेरिएबल को कब यूज करेंगे हम? जब भी आपको डेटा को स्टोर करना हो, तब आपका वेरिएबल कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक वैल्यू को आप स्टोर कर रहे हो, अब ये लिटरल हो गया। अब ये समझिए कि वो एक वैल्यू स्पेसिफिक नहीं है, लेटर आपको चेंज करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने कुछ एक वेरिएबल लिया और यहाँ पे लिख दिया एरर मैसेज, लेकिन अभी आपको कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करनी है। तो वहां पे आपका क्या होता है? एक स्पेशल लिटरल आता है, उसका नाम है नन। यानी कि नन अभी मतलब है कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। जब भी आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, लेकिन वहां पे कोई वैल्यू को कोई असाइन नहीं करना चाह रहे, आप कोई डिफाइन नहीं करना चाह रहे वैल्यू, तब आप एक स्पेशल लिटरल यूज करके उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। फिर आप लेटरली उसको चेंज कर सकते हो। मतलब कि अगर आपने कोई कंडीशन चला दी कि अगर यहाँ पे समझिए कि कोई मेरा एक फर्स्ट नेम था, और वो फर्स्ट नेम क्या हो रहा है कि वो एम्प्टी हो रहा है, वो फर्स्ट नेम मेरा एम्प्टी है, तो आप क्या कर दो, वहाँ पे मेरा एरर मैसेज की वैल्यू को चेंज करा दो, और वहाँ पे डिस्प्ले करा दो कि फर्स्ट नेम शुड नॉट बी एम्प्टी। इस तरीके से आप कुछ मैसेज चला दो। ओके, इस तरीके से फर्स्ट नेम का जो लेंथ है अगर 2 से कम है, तो वहाँ पे एक मैसेज चला दो। तो इस तरीके से आपको चेंज करते रहना है, जो वैल्यूज़ है आपको चेंज करते रहना है। लेकिन पहले आप क्या कर रहे हो? वैल्यू को डिफाइन नहीं कर रहे हो। लेटर आपको चेंज करना है। तो आप जब क्या कर सकते हो? आप एक स्पेशल लिटरल यूज़ कर सकते हो, और स्पेशल लिटरल पाइथन में आता है नन के ज़रिए से। सो नन इज़ अ वैल्यू, आप उसको स्पेशल लिटरल बोलते हो। और ये कब यूज़ की जाती है? जब आपको एक स्पेसिफिक जो डेटा है, जो स्पेसिफिक वैल्यू है, वो आपको असाइन नहीं करनी है। आपको वेरिएबल तो यूज़ करना है, लेकिन आप वहाँ पे क्या कर रहे हो? वेरिएबल के अंदर कोई स्पेसिफिक वैल्यू को डिफाइन नहीं कर रहे हो, कोई वैल्यू को असाइन नहीं कर रहे हो। सिंपली आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो। जब आप क्या करोगे? आप स्पेशल लिटरल का यूज़ करोगे। इज़ इट क्लियर गाइस? आपको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं है? कमेंट में मुझे बताइएगा। ठीक है? और एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने कोट्स का सिंबल लिया है। बहुत सारे पर्टिकुलर जो इंटरव्यू होते हैं, वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन आपको ऐसे मेंशन कर रहा हूँ, ताकि आप नोट्स बना लें। ठीक है?
तो अगर आपने कोई एक स्ट्रिंग का डेटा है, आप उसको स्टोर कर रहे हो, तो कंपल्सरी आपको कोट्स मेंशन करना है। बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस में प्रोग्रामिंग के ये पूछा जाता है कि व्हाट विल हैपन इफ यू हैव नॉट मेंशनिंग द कोड्स व्हेन यू स्टोर एनी पर्टिकुलर स्ट्रिंग डेटा, यानी कि जब आप एक स्ट्रिंग का डेटा स्टोर कर रहे हो लेकिन वहां पे आप जो आपका जो कोड्स है वो मेंशन नहीं कर रहे हो, आप इस तरीके से लिख रहे हो ए इक्वल्स टू आपने सचिन डाल दिया। नेक्स्ट आपने क्या कर दिया, बी इक्वल्स टू सचिन डाल दिया। अब इसमें क्या डिफरेंस है, बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या डिफरेंस है, ए इक्वल्स सचिन, बी इक्वल्स टू सचिन, लेकिन यहाँ पे कोट्स में है और यहाँ पे कोट्स में नहीं है, तो क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि अगर आपने विदाउट कोट्स में लिखा तो ये आइडेंटिफायर समझा जाएगा। आपका प्रोग्राम क्या समझेगा कि ये जो है, जो आपने लिखा है 9 नंबर 97 ए इक्वल्स टू सचिन, ये आइडेंटिफायर है। लेकिन 98 में क्या समझेगा आपका प्रोग्राम, ये एक डेटा है, क्योंकि आपने कोट्स मेंशन किया है और ये स्ट्रिंग डेटा है। तो यही डिफरेंस होगा। अगर आप कोट्स में विथ कोट्स और विदाउट कोट्स अगर आप लिखते हैं तो ये डिफरेंसेस हो गया और आपका प्रोग्राम उस तरीके से चीज़ों को वैलिडेट करेगा, उसी तरीके से आपका प्रोग्राम समझेगा। तो बहुत सारे जो प्रोग्रामिंग के इंटरव्यूज होते हैं वहां पे ये चीज पूछी जाती है। नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक में जाते हैं, ऑपरेटर। ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है? कि ऑपरेटर्स ये जो होते हैं ये एक सिंबल भी होते हैं और ये हो सकता है कोई कीवर्ड भी हो गया, सिंबल भी हो गया या फिर भी एक कीवर्ड भी हो गया। अब इस पर्टिकुलर सिंबल और कीवर्ड को हम क्यों यूज करते हैं? जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कोई ऑपरेशंस कराना हो या फिर आप पर्टिकुलर कोई डेटा के साथ आपको काम करना हो, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सिंबल्स को यूज़ करते हैं या फिर हम कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। यानी आप एक लूप चला रहे हो, वहाँ पे आपको कुछ पर्टिकुलर रिज़ल्ट को एक्सट्रैक्ट करना है आपको। आप एक कंडीशन लिख रहे हो, वहाँ पे कुछ कंडीशंस के बेसिस पे आपको कुछ रिज़ल्ट को जनरेट कराना हो या फिर कुछ आप फ़ॉर्मूलाज़ बना रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑपरेटर्स का सिंबल किया जाता है। एग्ज़ाम्पल्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ आपको समझने के लिए। अ, आप कोई डेटा को स्टोर करा रहे हो, ओके? या फिर आप क्या कर रहे हो, आप कोई फ़ॉर्मूला को क्रिएट कर रहे हो या फिर आप कोई डेटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो वहाँ पे आप, या फिर आप कोई कंडीशन कंडीशन लिख रहे हो, चाहे आप कोई लूप लिख रहे हो, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आपको कुछ सिंबल्स और कीवर्ड्स की ज़रूरत होती है। उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटर्स। एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं कि जैसा कि अगर आपने ए प्लस बी लिख दिया या ए माइनस बी लिख दिया या ए ग्रेटर देन बी लिख दिया या फिर आपने कुछ लिखा कि आपने लिख दिया कि सचिन इन टीम इंडिया। तो इस तरीके से आपने कुछ लिख दिया। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि आपने प्लस सिंबल यूज़ किया है, माइनस सिंबल, ग्रेटर देन और यहाँ पे आपने इन भी यूज़ किया है। तो इन एक कीवर्ड है, ठीक है? प्लस एक सिंबल है, माइनस एक सिंबल है। तो अगर मैं ए प्लस बी लिखूँ, तो इसका अलग से रिज़ल्ट आएगा, ए माइनस बी का अलग से रिज़ल्ट आएगा, ए ग्रेटर देन बी का अलग से रिज़ल्ट आएगा और सचिन इन टीम का अलग से रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि हर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिंबल का अलग-अलग रिज़ल्ट आएगा। अगर मैंने इन लिखा है तो इसका अलग रिज़ल्ट आएगा, प्लस लिखा है तो अलग रिज़ल्ट आएगा। तो इस तरीके से आप ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कैटेगरीज़ हैं जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो सारे जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएँगे। ऑपरेटर का एक अलग से वीडियो बनाऊँगा मैं, जहाँ पे प्रैक्टिकल के ज़रिए से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है? अभी आप बेसिक समझ जाइए कि ऑपरेटर क्या होते हैं, इनको किस वजह से यूज़ किया जाता है। ठीक है? अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा। लास्ट आता है पंक्चुएटर। तो पंक्चुएटर्स क्या होते हैं? ये होते हैं हेल्पर्स। ये किस तरीके से काम करते हैं? ये हेल्पर्स का काम करते हैं और ये किस फॉर्मेट में होते हैं? इनका फॉर्मेट होता है सिंबल्स, ठीक है? तो जैसा कि एग्ज़ाम्पल के ज़रिए आपने कुछ डेटा को स्टोर किया। मैं एक डेटा को स्टोर करता हूँ, आप इसको समझिएगा। मैं यहाँ पे एक डेटा स्टोर करता हूँ मैं, फैब4, ठीक है? और यहाँ पे कुछ मैं नाम लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ विराट और यहाँ पे एक नाम मैं लिख देता हूँ रूट। फैब4 कौन-कौन है? कमेंट कीजिएगा, ठीक है? केन विलियमसन और कौन-सा है? विराट, जो रूट, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ।
राइट? तो अब यहाँ पे देखिएगा कि मैंने बहुत सारे सिंबल्स यूज़ किए हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने कौन से इक्वल सिंबल लिया है, मैंने कॉमा लिया है, मैंने ये जो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे लिए हैं, राइट? और कौन-सा लिया है मैंने? कोट्स का भी सिंबल का यूज़ किया है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं हम हेल्पर्स, यानी कि जब आप एक कुछ प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हो, ये एग्ज़ाम्पल लिया है मैंने, डेटा को स्टोर कर रहा हूँ मैं, ये मल्टीपल डेटा को मैंने स्टोर किया है। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगे, मुझे इक्वल सिंबल लगा, ये जो मैंने कॉमा लिया है, ये जो मैंने कोट्स लिए हैं, तो इसको बोलते हैं हम पंक्चुएटर्स, ठीक है? एग्ज़ाम्पल है कि हम एक एडवांस डेटा टाइप को स्टोर कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल डेटा को हम स्टोर कर रहे हैं, जहाँ पे हम डिफरेंट पर्टिकुलर सिंबल्स को यूज़ कर रहे हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज़ कर रहे हैं। उसी को हम बोलते हैं पंक्चुएटर्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ चुकी है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपको प्रोग्रामिंग के जो फंडामेंटल्स है वो समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जहाँ पे हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सारे के सारे वीडियोस देखें ताकि आपको जो बेसिक फाउंडेशंस है वो सारे के सारे समझ में आ जाए। बगैर फाउंडेशन वीडियो देखे प्रैक्टिकल स्टार्ट मत कीजिए। अगर आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा कि आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है? थैंक यू ऑल।